जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, विषय बहनों को, सभी प्रिय विद्यार्थीगण को जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां कर रहे हैं, उन सभी को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, साधुवाद देता हूँ, स्वागत करता हूँ विद्यार्थीगण। आइए जरा हम देखते हैं, आज आपका जो भाई, आपका दोस्त, आप सभी लोगों के सामने हुबरू मुखातिब होने आया है। हिंदी व्याकरण का जो वर्ण विचार बिंदु है, वहाँ से जो कुछ व्यंजन होते हैं उसके ऊपर आज हम काफ़ी आपसी वार्तालाप करेंगे, बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे। बहुत ही चर्चित बिंदु लेकर आया है। प्रिय विद्यार्थीगण, वीडियो ये लंबी होगी पर देखेंगे तो एक भी बिंदु आपका छूटेगा नहीं, कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। जी हाँ, और आप कहीं भी पढ़िएगा कंसेप्ट वाइज पढ़िएगा। आज हम बात करना चाहेंगे विद्यार्थीगण, हमारे संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है, इन्हें एकल व्यंजन क्यों नहीं कहा जाता है, इसकी परिभाषा क्या होती है, उस व्यंजन क्या होते हैं, अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं, ताड़ित जात व्यंजन क्या होते हैं, आगत व्यंजन क्या होते हैं, मूल व्यंजन कैसे बने, स्पर्शी व्यंजन में कौन कौन से व्यंजन नहीं भाग लेते, मानक वर्ण कितने होते हैं, हम कहते हैं विदेशी वर्ण कितने होते हैं, फिर हम कहेंगे जो हमारे हिंदी वर्णमाला में वर्णों की टोटल संख्या कैसे आई। इन सभी बिंदु पर आपसी वार्तालाप करेंगे। तो आइए विद्यार्थीगण, आज हम बात करेंगे इसी बिंदु पर। तो सबसे पहले यदि हम बात करें, विद्यार्थीगण सुनते जाइएगा, हमारे हिंदी वर्णमाला में, ध्यान से सुनिएगा, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की जो संख्या होती है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की जो संख्या होती है, स्वरों की संख्या कितनी होती है प्यारे विद्यार्थीगण? 11 होती है। जी हाँ। इसके बाद हम बात करेंगे विद्यार्थीगण, जो हमारे स्पर्शी व्यंजन होते हैं, स्पर्शी व्यंजन, जी हाँ, स्पर्शी जो व्यंजन होते हैं इनकी संख्या कितनी होती है। स्पर्शी व्यंजनों की जो संख्या होती है विद्यार्थीगण, वो कितनी होती है? 25 होती है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब इसी स्पर्शी व्यंजन 25 में हमेशा और हमेशा विद्यार्थीगण कभी गलत मत करना, एग्जाम की घड़ी होगी तो इंतस्थ व्यंजन, जी हाँ, कौन कौन से व्यंजन? इंतस्थ व्यंजन, और क्या होते हैं प्यारे विद्यार्थीगण? ऊष्म व्यंजन। जी हाँ, क्या होते हैं? ऊष्म व्यंजन। तो इनकी संख्या अंतस्थ की कितनी होती है? 4। ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4। और आप अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन जानते भी हैं क्या क्या होते हैं। तो जरा देखिए, 25 में ये 4 4 8 जोड़िए तो 5 4 9 4 13 हुआ, और हम कहें 2 1 कितने हुए? 3 हुए। अब ध्यान से सुनो प्रिय विद्यार्थीगण, ध्यान देना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये जो 33 आया ना, ये 33 क्या है? तो ये जो 33 है, अब ये मूल व्यंजन आया। मूल व्यंजन क्या आया? मूल व्यंजन आया। आपसे कोई कहे हिंदी व्याकरण में जो वर्ण विचार है उसमें स्पर्शी व्यंजन कुल कितने होते हैं? 25 होते हैं। अब स्पर्शी व्यंजन में कौन कौन से दो व्यंजन हम ऐड किए जो मूल व्यंजनों की संख्या प्राप्त हुई? तो आप देख पा रहे होंगे, स्पर्शी व्यंजन होते हैं 25, 4 इंतस्थ होते हैं, 4 ऊष्म। जब यही 8 25 में जोड़ देते हैं तो आ गया क्या? 33। 33 क्या हुए? मूल व्यंजन हुए। विद्यार्थीगण चलते हैं आगे। अब जरा देखते हैं कैसे कैसे कौन कौन से व्यंजन प्राप्त होंगे। जी हाँ, अब करना क्या है, जो हमारा ये आया क्या? मूल व्यंजन। जी हाँ, अब ध्यान से सुनो, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की जो संख्या होती है, स्वरों की जो संख्या होती है प्यारे विद्यार्थीगण, वो 11 होती है। फिर हम बात करें दोस्तों, फिर हम बात करें जो मूल व्यंजन होते हैं, मूल व्यंजनों की संख्या जो होती है, मूल व्यंजनों की जो संख्या होती है प्रिय विद्यार्थीगण, वो कितनी होती है? 33 होती है। अब इनको ऐड करो, 11 और 33 जब ऐड करोगे प्रिय विद्यार्थीगण, तो टोटल जो वैल्यू आएगी 3 1 4, 3 1 कितने हो गए? 4 हो गए। यानी स्वरों को और मूल व्यंजनों को जब एक में ऐड करोगे तो ये क्या निकल के आता है? ये हिंदी वर्णमाला में कुल साधारण वर्णों की संख्या हो जाएगी। क्या? कुल साधारण वर्णों की क्या निकल जाती है विद्यार्थीगण? संख्या निकल जाती है। आपसे पूछे साधारण वर्ण में कौन कौन से वर्ण शामिल होते हैं, तो आप कहोगे स्वर 11 होते हैं, मूल व्यंजन 33 होते हैं। मूल व्यंजन 33 कैसे बने? तो 25 में 4 इंतस्थ, 4 कितने जोड़े? ऊष्म जोड़े। आइए चलते हैं विद्यार्थीगण आगे, अब देखते हैं। याद रखना, इसके बाद जब हम जैसे ही आगे बढ़ेंगे, अब इसकी कहानी देखते हैं। बहुत धैर्य के साथ आपको पढ़ना है और समझना है ताकि एग्जाम में प्रश्न आए तो गलत ना हो। विद्यार्थीगण जरा देखो,
हमेशा और हमेशा हमारे जो संयुक्ताक्षर होते हैं, जी हाँ, जिसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं, संयुक्त जो व्यंजन होते हैं विद्यार्थीगण, इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। छ, त्र, ज्ञ, स्र होती है। जी हाँ, हम कहें विद्यार्थीगण, हमारे जो ताड़न जात होते हैं, जी हाँ, क्या होते हैं? ताड़न जात। ताड़न जात जिसे क्या कहा जाता है? उत्क्षिप्त या द्विगुणित कहा जाता है। उत्क्षिप्त या द्विगुणित व्यंजन कहा जाता है। इनकी संख्या कितनी होती है? 2। विद्यार्थीगण, हम बात करें कि जो हमारे अयोगवाह होते हैं, अयोगवाह होते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है? 2। अब इनको टोटल जोड़ो। जो संयुक्ताक्षर होते हैं, ताड़नजात होते हैं, अयोगवाह होते हैं, जब इनको जोड़ोगे तो 4, 2, 6, 2 कितने हो गए विद्यार्थीगण? 8 हो गए। कितने हो गए? 8 हो गए। अब इन तीनों को बहुत ध्यान से सुनना, संयुक्त व्यंजन, ताड़नजात और अयोगवाह, इन तीनों को हम इसमें ऐड करेंगे। कहाँ? जो साधारण वर्णों की संख्या कुल है, यानी इस साधारण वर्ण में हम और क्या क्या जोड़े हैं विद्यार्थीगण? ध्यान से सुनना। संयुक्त व्यंजन जोड़े हैं, फिर ताड़नजात व्यंजन जोड़े हैं, फिर अयोगवाह जोड़े हैं। जी हाँ विद्यार्थीगण, अब जरा देखो इनकी जो टोटल संख्या आएगी, 8, 4, 12 के 2, हासिल 1, 4, 1 कितने हो गए? 5 हो गए। हिंदी वर्णमाला में कुल जो वर्णों की संख्या होती है प्रिय विद्यार्थीगण, वो कितनी होती है? 52। अब जरा देखो, हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या, कुल वर्णों की जो संख्या होती है प्रिय विद्यार्थीगण, वो कितनी होती है? 52 होती है। 52 कैसे कैसे होते हैं आपको पता है विद्यार्थीगण? कि अब आप जवाब दे पाएंगे 52 कैसे होते हैं। आइए जरा और देखते हैं 52 के आगे क्या प्रोसेस होता है। जी हाँ, अब जरा ध्यान देंगे सभी विद्यार्थीगण, विषय में हमारे विदेशी वर्ण कितने होते हैं? 4 होते हैं। विदेशी वर्ण कितने होते हैं? 4 होते हैं विद्यार्थीगण। जी हाँ, विदेशी वर्ण कितने होते हैं? 4 होते हैं। और 4 में से क्या होता है? का, जा और क्या होते हैं विद्यार्थीगण? फा। का, जा, फा। जी हाँ, क्या? का, जा, फा। याद रखिएगा। एक और क्या होता है विद्यार्थीगण? हमारा ये आगत। जी हाँ, बहुत ध्यान सुना। विदेशी वर्णों की संख्या कितनी होती है? 4। और जब इसी 52 में 4 जोड़ोगे विदेशी वर्ण, जी हाँ, 4 क्या जोड़ोगे? विदेशी वर्ण विद्यार्थीगण। जी हाँ, विदेशी वर्ण जोड़ोगे तो याद रखना इनकी टोटल वैल्यू जो आएगी 52, 4 कितने हो गए? 56 हो गए। अब ये जो 56 आया विद्यार्थीगण, ये हिंदी वर्णमाला में कुल मानक वर्णों की संख्या आई। क्या आई? मानक वर्णों की क्या आई विद्यार्थीगण? संख्या आई। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसके अगले वाले बिंदु पर, ताकि आपसी वार्तालाप, चर्चा और परिचर्चा कर पाए विद्यार्थीगण। जी हाँ, चलो अब हम देखते हैं हर एक व्यंजन पर आपसे आपसी वार्तालाप करेंगे। कौन कौन से व्यंजन एकल व्यंजन होते हैं, कैसे क्या होते हैं, किसका क्रम किसके बाद आता है। वीडियो पूरा देखिएगा विद्यार्थीगण, आपके समझ में आ जाएगा और हमेशा बहुत अच्छे से आएगा। परेशान होने की जरूरत नहीं। ध्यान से सुनो, होता क्या है विद्यार्थीगण, सबसे पहले हम बात करेंगे किस व्यंजन पर। हमेशा याद रखना, जो संयुक्त व्यंजन होता है। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं विद्यार्थीगण? 4 होते हैं। जी हाँ, संयुक्त जो व्यंजन होते हैं वो कितने होते हैं विद्यार्थीगण? 4 होते हैं। वो छ, त्रा, ज्ञ और क्या है? स्रा है। हम कहेंगे 6 का क्रम किसके बाद आता है, इसका क्रम किसके बाद आता है, इसका क्रम किसके बाद आता है। तो पहले देखते हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, 6 का निर्माण किससे होता है? छ, त्र, ज्ञ और स्रा। प्रिय विद्यार्थीगण, अगर एग्जाम में प्रश्न आए तो जो 6 होता है, ये 6 होता है विद्यार्थीगण, हमेशा स्वररहित क और मूर्धन्य सकार से बनता है। लेकिन हम बता दें विद्यार्थीगण, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, जो हमारा संयुक्त व्यंजन होता है, ये एकल्य व्यंजन नहीं होते हैं। एकल्य व्यंजन का मतलब ये हुआ, इसमें एक व्यंजन नहीं होता, 2 व्यंजन होते हैं। तो याद रखना, संयुक्त व्यंजन की यदि परिभाषा पूछे तो आपको बताना है, जहां 2 व्यंजन और 1 स्वर हो उसी को संयुक्त व्यंजन कहा जाता है।
तो याद रखना ए एकल व्यंजन नहीं है। हम यहाँ लिख दे रहे हैं ए एकल, एग्जाम में आया है, ए एकल व्यंजन नहीं है, व्यंजन नहीं है। ए एकल व्यंजन नहीं है का मतलब ये हुआ इसमें दो व्यंजन है। चार ऑप्शन रहेगा, उस व्यंजन दे देगा, संयुक्त व्यंजन दे देगा, महाप्राण दे देगा, पूछेगा इनमें से कौन सा एकल व्यंजन नहीं है। तो एकल व्यंजन ये नहीं होता है, इसमें दो दो व्यंजन होते हैं। अब याद रखिएगा, जो हमारे विद्यार्थीगण सदैव बहुत पुराने होंगे, बहुत अच्छे से पढ़ते होंगे, हमारे संयुक्त स्वर होते हैं चार, ए ओ और क्या होता है, औ होता है। विद्यार्थीगण एकल स्वर ये नहीं है, ये एकल स्वर नहीं है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। क्या एकल स्वर नहीं है, एकल स्वर नहीं है। एकल स्वर नहीं है का मतलब इसमें एक स्वर नहीं है, दो दो स्वर हैं, लेकिन दो असमान स्वर मिलकर जहां तीसरे स्वर का निर्माण कर देते हैं उसी को संयुक्त स्वर कहा जाता है। एकल स्वर नहीं है विद्यार्थीगण, ये भी याद रखना। आइए जरा देखते हैं आगे। जो त्र है, त्र किससे बनता है, आधा त और र से, ज्ञा आधा जय और किससे, या से, स्रा तालव्य सकार और किससे, रा से। एक फॉर्मेट तो ये हुआ। दूसरा फॉर्मेट देखिए आपके एग्जाम में क्या आता है, बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु पर चर्चा कर रहा हूँ प्रिय विद्यार्थीगण। छ त्र ज्ञा स्रा। जरा देखो अब क्या पूछता है, इसी में हलंत चिन्ह लगा देता है, इनको आधा कर देता है विद्यार्थीगण। तब आपसे पूछेगा कि अब आप बताइए कि इसका निर्माण किससे होगा, छह का। अब ध्यान से सुनिएगा, जब ये आधा कर दिया व्यंजन ना, तो हमेशा और हमेशा ये जो दोनों से बनता है, ये भी दोनों में क्या होगा, हलंत। जो त्रा होता है तब आधा ता, और इस रा से जो ज्ञा है आधा ज, और किससे विद्यार्थीगण, इया से जो हमारा स्र है तालव्य सकार आधा और रे आधा से बनेगा। आइए अब अगले बिंदु पर चर्चा करते हैं। पिछली बार सभी हमारे जितने भी विद्यार्थीगण थे, एग्जाम में उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ा था, क्योंकि अगला स्टेप दे दिया था, बच्चे जान नहीं पाए। तो विद्यार्थीगण जरा देखो अगला स्टेप क्या था संयुक्त व्यंजन का। जी हाँ, जरा देखो होता क्या है, ऐसे ही देगा, एकदम सेम देगा विद्यार्थीगण, और पूछेगा छा त्रा ज्ञा और क्या होता है, स्र। प्रिय विद्यार्थीगण अब जरा देखो क्या पूछता है। अब कई बार ये फॉर्मेट जो होता है ये चेंज कर देता है, यही फॉर्मेट चेंज करेगा। अगर ये नहीं देगा तो क्या देगा, ध्यान से सुनिएगा। इससे तो इसका निर्माण होता है जैसे ये वाला है, ध्यान सुना। फिर याद रखना, अगर इसको आधा किया ना, इसमें से ए स्वर बाहर निकाल देगा, क्योंकि जो व्यंजन होते हैं वो स्वर की सहायता से उच्चारण किए जाते हैं, यानी पढ़े जाते हैं। अब ये जो आधा तय और रे से बनता है, अगर इसको आधा किया तो इसमें से ए स्वर निकाल दिया था। एग्जाम में आयोग ने ये फॉर्मेट नहीं दिया, ये दिया। अब जितने भी हमारे विद्यार्थीगण विषय बहनें थी परेशान होने लगी कि ये क्या आ गया, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है विद्यार्थीगण। तो आधा ज और आधा इया करेंगे तो ए स्वर बाहर निकलेगा, स्र है तालव्य सकार आधा और रे आधा, ए स्वर बाहर निकलेगा। फिर ये जब इसी में मिला देंगे तो यही रूप फिर प्राप्त हो जाएगा। बात समझना। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बता रहे हैं। चलिए आइए जरा हम देखते हैं कि छह का क्रम या कह सकते हैं त्रा का क्रम, ज्ञा का क्रम, स्रा का क्रम किसके बाद आता है। विद्यार्थीगण हिंदी वर्णमाला में जो संयुक्त व्यंजन होते हैं हमेशा और हमेशा छह का क्रम क के बाद आता है, त्रा का क्रम त के बाद आता है, ज्ञा का क्रम जय के बाद आता है, इसका क्रम इसके बाद आता है। यानी जो दो भाग ये टूटे हैं, याद रखिएगा छा का क्रम किसके बाद आएगा, का के, त्रा का क्रम ता के, ज्ञा का क्रम जा के, स्रा का क्रम स्व के बाद आता है। तो चलिए हम चलते हैं अगले बिंदु पर, अब बात करेंगे, है ना। प्रिय विद्यार्थीगण आए तो कभी गलत मत करना। क्या देखिए, और कहां से प्रश्न आते हैं आपके एग्जाम में, और आते हैं तो बहुत जोरदार प्रश्न आते हैं, और कभी आपको गलत नहीं करना है प्रिय विद्यार्थीगण।
आता है आपके एग्जाम में विद्यार्थीगण जो हमारे ऊष्म या संघर्षी व्यंजन होते हैं। ऊष्म या क्या होते हैं, संघर्षी व्यंजन होते हैं, और इनकी जो संख्या होती है 4 होती है विद्यार्थीगण। 4 में ये तालव्य सकार, दंत्य सकार, मूर्धन्य सकार और क्या होते हैं, है होते हैं। इनको क्या कहा जाता है, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन कितने होते, 4। इन्हीं ऊष्म या संघर्षी व्यंजन क्यों कहा जाता है विद्यार्थीगण, आइए जरा समझते हैं। हमारे हिंदी भाषा भाषी के जो विद्वान साथी थे, इसमें अंतर कहाँ बताया, बहुत ध्यान से सुनिएगा। इसको भी पढ़ते हैं सा 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 सा, लेकिन इन तीनों सा में अंतर कहाँ है विद्यार्थीगण, अगर एग्जाम की घड़ी होगी तो बता देना। उच्चारण स्थान में अंतर पाया जाता है। अंतर कहाँ पाया जाएगा विद्यार्थीगण, इसमें अंतर कहाँ पाया जाएगा, अंतर कहाँ पाया जाता है, उच्चारण स्थान में अंतर पाया जाता है। तो हमारे हिंदी भाषा भाषी के जो विद्वान साथी थे, उन्होंने कहा जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो जो है हमारी अलजीवा, इसे काकल्य वर्ण कहा जाता है। हमारी अलजीवा आकर तालू से टकराते टकराते बजती है और कम स्पेस में ज़्यादा वायु प्रेशर से निकलती है, तो वहाँ घर्षण होता है। जहाँ घर्षण होगी वहाँ ऊष्मा होता है, ऊष्मा उत्पन्न होती है विद्यार्थीगण। ऐसे जब हम इसको पढ़ते हैं तो हमारी अलजीवा यानी जीभ दंते से आकर टकराते टकराते बजती है, कम स्पेस में ज़्यादा वायु प्रेशर से निकलती है, वहाँ ऊष्मा होती है। ऐसे मूर्धा से टकराते टकराते हमारी अलजीवा बजती है और वहाँ ऊष्मा उत्पन्न होती है। जाहिर सी बात है, जैसे हम इस बोर्ड पर अगर उंगली काफ़ी देर तक रगड़ेंगे तो यहाँ क्या होगा, घर्षण, और घर्षण होगा तो क्या होगा, ऊष्मा उत्पन्न होगी विद्यार्थीगण, याद रखिएगा। और अगर हम इनको बताएं तो विद्यार्थीगण इनमें उच्चारण स्थान में अंतर होता है। इसे तालव्य सकार कहा जाता है। जी हाँ, तालव्य सकार कहा जाता है। इसे दंत्य सकार कहा जाता है। जी हाँ, इनसे दंत्य सकार कहा जाता है। इसे मूर्धन्य सकार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मूर्धन्य सकार कहा जाता है। इसे अलजीवा कहा जाता है, अलजीवा कहा जाता है। जी हाँ, इसे क्या कहा जाता है, अलजीवा कहा जाता है। प्रिय विद्यार्थीगण, आइए हम इंतस्थ व्यंजन पर बात कर लेंगे। इंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं, 4। इंतस्थ व्यंजन या, र, ल और क्या होते हैं, वा। प्रिय विद्यार्थीगण, इंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं, ये 4 होते हैं। और हम बात करेंगे जो हमारा ये और वह होता है प्रिय विद्यार्थीगण, इन्हें अर्धस्वर कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है, अर्धस्वर कहा जाता है। अर्धस्वर का मतलब ये हुआ प्रिय विद्यार्थीगण, इनको पढ़ते समय हमारा मुखाब्ब ज़्यादातर हम कह सकते हैं, जब इनका उच्चारण करते हैं या और वा का, इनका उच्चारण हमारे मुखाब्ब के अंदर ही हो जाता है। जैसे या वा तो मुख में ही पढ़ लेते हैं, इसलिए अर्धस्वर कहा जाता है। याद रखना, जो र है, र को लुंठित प्रकंपी या प्रकंपित कहा जाता है। जी हाँ, क्या कहा जाता है, लुंठित प्रकंपी या प्रकंपित कहा जाता है। लय को विद्यार्थीगण पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है, इनका नाम आता है। तो याद रखना हमेशा और हमेशा, यह और वह को अर्धस्वर कहा जाता है, र को लुंठित प्रकंपी या प्रकंपित कहा जाता है, लय को पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। प्रिय विद्यार्थीगण, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो प्रिय विद्यार्थीगण, आज तक की मेरी कक्षा यहीं तक होगी, फिर हम नेक्स्ट दिन मिलेंगे। बहुत अच्छे बिंदु लेकर आप सभी लोगों के सामने मुखातिब होंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ना करना भूलें। तब तक के लिए मैं तो जय हिंद, जय भारत।